कोचिंग सिटी कोटा अब छात्रों की कब्रगाह बनता जा रहा है। बीते दिन एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा नंबर कम आने की वजह से तनाव में चली गई और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। छात्रा के पिता सिंगल पेरेंट हैं। बेटी के चले जाने का दुख इतना बड़ा है कि वो बेटी के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कोटा में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा क्यों है कि कम अंक आने से और करियर में फेल हो जाने से अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। कठिनाइयों को फेस करके जीवन की नई राह भी तो बनाई जा सकती है। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली की एक खास रिपोर्ट देखिए। कोटा में छात्रा की खुदकुशी से मचा हड़कंप। बेटी को खोने पर टूट गए पिता। कब थमेगा कोटा में सुसाइड का मामला? एमबीबीएस की थर्ड ईयर की छात्रा ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये उसी छात्रा के पिता हैं, जिनकी आंखों से गिर रहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रोते रोते अचानक वो बेहोश हो जा रहे हैं। इस पिता के दुखों का अंत कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। कोटा मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रा प्राची मीणा अपने परिवार के साथ कोटा के आकाशवाणी परिसर के सरकारी आवास में रहती थी। मां के निधन के बाद पिता ही बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। शायद इसलिए छात्रा के पिता का यह दुख और भी बड़ा हो जाता है। आज प्राची ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन और पड़ोसियों को जब सूचना मिली तो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रा प्राची मीणा ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। छात्रा के पिता कमल मीणा आकाशवाणी में झालावाड़ में तैनात हैं। उनके बच्चे कोटा में ही आकाशवाणी परिसर में स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। कोटा में जब भी सुसाइड का मामला सामने आता है तो स्ट्रेस सामने आता है, और स्ट्रेस ये है कि बच्चे कम नंबर आने का दबाव सहन नहीं कर पा रहे और आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये एक तरह की अलग से चुनौती जो है वो आमतौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है, लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा, इस पर पूरी तरह से अंकुश कब लगेगा, क्या सरकारों को और जो जिला प्रशासन है उनको इसमें भी और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पर जो है काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्राची मीणा जो एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, वो नीट जैसा बड़ा एग्जाम, चुनौतीपूर्ण एग्जाम पहले ही पास कर चुकी थी और सेकंड ईयर की वो एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। आखिर क्या वजह रही कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद और 2-3 साल बाद जब वो डॉक्टर भी बनने की स्थिति में थी, ऐसे में उसको क्या ऐसा बड़ा तनाव आ गया कि उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से अब स्टूडेंट सुसाइड के मामले में सिर्फ मृग दर्ज नहीं किया जाता, उस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाती है और आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट किया जाता है कि इसमें आत्महत्या के कारण क्या रहे। अब देखना होगा। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि छात्रा के परीक्षा में कम अंक आए थे। उसके बाद से वो तनाव में थी। पिता कमल मीणा को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली तो वो सदमे में आ गए। अपनी बेटी के आत्मघाती कदम उठाने से उनको गहरा सदमा लगा है। पिता कमल मीणा को ऐसे नाजुक मौके पर हिम्मत देने के लिए उनके स्टाफ के सदस्य भी एमबीएस अस्पताल पहुँचे। फिलहाल पुलिस ने मृतक छात्रा प्राची मीणा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सुश्री प्राची मीणा, लोट्रोप कमल प्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र 21 साल की थी। ये आकाशवाणी मकान नंबर डी सरकारी आवास में रहते थे। मेरे परिवार के पिताजी आकाशवाणी झालावाड़ में नौकरी करते हैं। ये घर पे कमरे में इकल्ली थी, पढ़ाई कर रही थी। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की बालिका थी। तो कोई पढ़ाई को कुछ नंबर कम आए, इसी को इशू बना के उसने घर पर ही आत्महत्या कर ली, फंदा लगाकर, जिसको परिजन एमबीएस लेकर आए। डॉक्टर को चेक कराने पर मृतक घोषित किया। परिजन आने पर प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें मर्ग दर्ज हुई थाने पे और पोस्टमार्टम करा दिया। और कोई ऐसा नहीं, जांच जारी है।
अपने बेटी को अचानक खोने के बाद पिता कमल मीणा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता कमल मीणा के साथी कर्मचारी राम नारायण मीणा ने बताया कि कमल मीणा अपने तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी पत्नी का निधन कुछ साल पहले हो गया था। तब से वो सिंगल पेरेंट्स के रूप में अभिभावक की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। झालावाड़ में उनकी फिलहाल ड्यूटी आकाशवाणी में है। हर रोज अपने बच्चों के पास ड्यूटी के बाद वो आ जाया करते थे और जो बेटी प्राची मीणा थी वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन कम अंक लाने का दबाव नहीं सहन करने की वजह से नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। लेकिन आत्मघाती कदम उठाने जैसी बातों पर अब समाज को सोचना होगा। मतलब कम नंबर आए उसके, बीमार पड़ गई थी वो बीच में, तो उसके नंबर कम आए और ये बच्ची जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी अपने जो बैच है उसमें, और ये कुछ बीमार हो गई तो इसके नंबर कम आ गए। तो इस वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में चल रही थी और उनके पिताजी ने ये भी कहा बातचीत में कि जो बच्चों का जो रिजल्ट ओपन जो करना चाहिए ना, वो पिछले काफ़ी समय से नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार ओपन कर दिया। जो परसेंटेज वगैरह आती होगी इनके मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान रही। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम बच्चों को अंक लाने की प्रतियोगिता में तो हम उन्हें प्रवीण कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो परीक्षा के दबाव हैं, उन दबावों से उन्हें कैसे लड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है समाज को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम अब देखना होगा कि प्राची मीणा वाले मामले में क्या कारण निकल कर आते हैं। लेकिन इस घटना ने एक परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक पिता जिसने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी शिद्दत से जो है मेहनत की, लेकिन बेटी जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन भी हो गया था और 3 साल बाद वो डॉक्टर भी बनने वाली थी, वो बीच राह में ही अपनों को छोड़कर चली गई। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। हथकड़ी में एक और जुल्म की वारदात आपको बताते हैं, जहां पर आए दिन साइबर ठगी के मामले अब सामने आ रहे हैं। ठगों ने अब नए तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा पुलिस ने किया है। अब वो करोड़ों के ट्रांजैक्शन के लिए आम लोगों के खातों का इस्तेमाल बड़ी चालाकी से करने लगे हैं। वो मासूम युवाओं को कुछ पैसे का लालच देते हैं और उनके खाते को उधार लेते हैं और फिर इसी खाते में गैर कानूनी काम के पैसों का लेन देन बड़ी आसानी से होता है। पुलिस ने 200 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा किया है। झुंझुनू से हमारी रिपोर्ट देखिए। साइबर ठग अब मासूम युवाओं के बैंक खातों के जरिए नया खेल खेल रहे हैं। कुछ हजार रुपए के लालच में युवा अपनी जेब खर्ची पूरी करने के लिए खुद ही अपराधियों के हथियार बनते जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिले में करीब 4000 से अधिक बैंक खातों का लेन देन संदिग्ध पाया गया है। इन खातों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ठगी के पैसों की हेराफेरी के लिए कर रहे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 18 महीनों में 3918 बैंक खातों से 200 करोड़ का लेन देन हुआ है। हजारों फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने अब तक 75 करोड़ किए ट्रेस। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। 9 शातिर साइबर ठगों को भेजा जेल। झुंझुनू जिले में साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। महज कुछ हजार रुपए के लालच में युवा अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को बेच रहे हैं या फिर किराए पर दे रहे हैं और अनजाने में करोड़ों की ठगी के साझेदार बन रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी के बाद झुंझुनू पुलिस लगातार जिले भर में कार्रवाई कर रही है। एनसीआरपी ने झुंझुनू पुलिस को 4000 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों की सूची सौंपी है, जिनसे जुड़ी साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज हुई हैं। पुलिस ने अब तक 583 खातों पर कार्रवाई की है, जबकि 3335 खातों की जांच जारी है। 18 महीनों में 200 करोड़ का लेन देन पाया गया है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, गेमिंग एप्स के जरिए ठगी की जाती है। केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र से मंगवाई ठगी की रकम। बैंक खातों को ऑपरेट करने में 300 युवा शामिल बताए जा रहे हैं। सिर्फ 18 महीनों में इन खातों से 2 अरब रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। इनमें से 75 करोड़ रुपए को पुलिस ने होल्ड करवा दिया है। जांच में सामने आया है कि ठग इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, गेमिंग एप्स और ठगी के पैसों की हेराफेरी में कर रहे हैं।
अब तक जिले के विभिन्न थानों से 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 9 अंतर्राज्यीय शातिर साइबर ठग जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि 94 लोग बैंक खाते किराए पर देने के आरोप में पकड़े गए हैं। झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस अब खाते किराए पर देने वालों और लेने वालों पर दोनों पर शिकंजा कस रही है। जिले में कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो म्यूल अकाउंट की तरह उपयोग किए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनलों के द्वारा। तो कुछ लोग लालच में आकर, कुछ लोग अज्ञानता में, कुछ लोग ठगी करने के चक्कर में अपने अकाउंट को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उन अकाउंटों की संख्या अराउंड 4000 के करीब है, जो दिन ब दिन बढ़ती घटती जाती है। उनको हमने एनालिसिस किया और हमने जिले के कई थानों पर ये कार्रवाई शुरू की। तो हमें कई अपराधी पकड़ में आए, कई बड़े बड़े केसेस भी हमने खुलासे किए। एक केस ऐसा था जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश भोपाल तक फैला हुआ था, जिसमें कई करोड़ों की ठगी हुई थी उन अकाउंटों में। तो इससे हमने अराउंड 100 के करीब हमने ऐसे मुलजिम पकड़े जो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। उसमें कईयों में हमने मुकदमे दर्ज किए, 9 लोगों को हमने जेल भेजा है। कई लोगों को हमने प्रिवेंटिव में, जो अज्ञानता के कारण अपना अकाउंट उपलब्ध करा देते, उनको हमने प्रिवेंटिव में भी गिरफ्तार किया है। और ये कार्रवाई हम कंटिन्यू बेसिस पे चलाएंगे, जिससे कि साइबर क्राइम का जो नेटवर्क स्थापित हो सकता है उसको हम पहले ही खत्म करें। मामूली लालच या जेब खर्च के लिए अपना बैंक खाता किराए पर देना युवाओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट राजीव कुमार ने बताया कि इन दिनों साइबर अपराधी युवाओं को मीठी बातों में फंसाकर उनके बैंक खाते किराए पर ले रहे हैं और उन्हीं खातों का उपयोग ठगी और अवैध लेन देन में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्रिमिनल अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अब सीधे ठगी करने की बजाय मूल खाता धारकों के अकाउंट का सहारा ले रहे हैं। इससे ठगी के पैसों की ट्रांजैक्शन चेन जटिल हो जाती है और इस चेन में शामिल खाता धारक, चाहे उसने जानबूझकर या अनजाने में खाता दिया हो, कानूनी रूप से अपराध में साझेदार माना जाता है। अगर आपको किसी ने कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट हमें रेंट पे दीजिए, हम उसके बदले आपको पैसा देंगे, या फिर महीने के हम इतने रुपए दे रहे हैं, तो एक बार जरा सोचिए, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट आपका उनको देके अगर आप पैसा दे रहा तो वो खुद भी अपना यूज कर सकता है। अपना यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो किसी न किसी फ्रॉड में उस बैंक अकाउंट को यूज करेगा। हो सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कर रहा हो सकता है वो किसी के साथ फ्रॉड करने में कर रहा हो सकता है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट को यूज कर रहा हो। तो जहां तक हो सके अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दें, या मैं तो ये तक कहता हूं कि अपने परिचित को भी ना बताएं कि मेरा बैंक अकाउंट ये है या फिर अकाउंट नंबर ये है। अगर गलती से कोई भी फ्रॉड के अमाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट में आती है तो आप पे साइबर क्राइम के तहत आप पे केस दर्ज हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर कहीं जो भी आपका अमाउंट है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। राजीव कुमार ने कहा कि युवाओं को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति उनका बैंक खाता किराए पर मांग रहा है वो निश्चित रूप से किसी अवैध गतिविधि में इसका उपयोग कर सकता है। बैंक खाता या उससे जुड़ी जानकारी किसी भी स्थिति में किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर एक्सपर्ट के अनुसार अपराधी इन खातों के जरिए न केवल ठगी की रकम देश भर में घुमा रहे हैं, बल्कि कई बार इन्हीं खातों से विदेशी एक्सचेंज और ब्लॉकचेन नेटवर्क में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि युवाओं को किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, गेमिंग ऐप या अज्ञात व्यक्ति के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा तक ले जा सकती है। इसके अंदर सबसे जो अपन देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या फिर हमें इससे बचना क्यों चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जो भी बैंक अकाउंट है जितना अपन रख सकते हैं अपने पास रखें, किसी दूसरे को तो हम बिल्कुल भी ना देंगे। दूसरा, अगर आपको बदले में अगर पैसा दे ही रहा बंदा तो वो फिर अपने अकाउंट क्यों नहीं ओपन करवा लेता, वो अपने अकाउंट भी ओपन करवा सकता है। तो ये एक साफ साफ फ्रॉड है और इस फ्रॉड में जिसको आपने रेंट पे दे रखा है वो एकदम सेफ रहेगा। जो भी इल्जाम लगने हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो आप पे होनी है, आपके अकाउंट पे होनी है। इसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। ये एक क्राइम है जो कि साइबर क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। झुंझुनू जिले के जिन 4000 से ज्यादा बैंक खातों को संदिग्ध माना गया है, उनमें से सिर्फ 1.5 साल में करीब 2 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से 75 करोड़ रुपए को पुलिस ने बैंकों में होल्ड करवा दिया है। सर्वाधिक संख्या 1000 के करीब झुंझुनू कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। इन खातों से न केवल राजस्थान बल्कि केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से लोगों से ठगी गई रकम मंगवाई गई है। जानकारी में ये भी सामने आया है कि इन खातों को ऑपरेट करने में जिले के करीब 300 युवा शामिल हैं।
जिनकी पहचान अभी की जा रही है। अधिकतर युवाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। झुंझुनू में साइबर ठगों के द्वारा युवाओं को कुछ पैसों का लालच देकर नया ही खेल खेला जा रहा है। पिछले 18 महीनों में झुंझुनू पुलिस के द्वारा लगभग 4000 खातों से 200 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया। 75 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड करवाया व 100 से ज़्यादा अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 9 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी इस मामले में लगातार जो जांच कर रही है व लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर ठगों के द्वारा विभिन्न नामों पर फर्जी सिमें भी काम में ली जा रही हैं। इन साइबर ठगों के तार अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों से भी व साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। मात्र 30 मिनट में ये लोग पैसे को विदेशों में भेज देते हैं। पुलिस इस मामले में अभी लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास कर रही है। साइबर ठगी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके, इसका प्रयास भी लगातार झुंझुनू पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंद्र चौधरी। हथकड़ी में इस जुर्म की 2 बड़ी वारदात आपको बताते हैं, जहां टोंक में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। सिर्फ 6 महीने पहले शादी का ससुराल आई मनीषा के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं एक और मामला जालौर से है, जहां एक 6 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। टोंक और जालौर से विवाहित महिलाओं की हत्या का ऐसा 2 मामला सामने आया है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों महिलाओं की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। पहला मामला है टोंक से, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिर्फ 6 महीने पहले महिला की शादी हुई थी और महिला के पीहर वालों ने कहा कि उससे बार बार दहेज की मांग की जाती थी और ससुराल वालों के अरमान पूरे नहीं हुए तो उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। मैं कहीं चल जाता शादी का है, शादी के बाद फिर मैंने समझा के भी सुनाया था पहले। मैंने 15 दिन भी रोकी थी बच्ची को, फिर इन वहाँ भी मार के तोड़ दी थी। थोड़ी थी गाँव में भी दे पाड़ी थी मारा बच्ची को दे पाड़ी थी ना। फिर मैं मारा परिवार को बेड़ा कर मैंने, परिवार ने समझा समझी कर रही को दादी वापस फिर जी बर्बाद। फिर मैं धंधा कर भी चल गया। फिर मैं 2 दिन आया, 2 दिन पापा ने तला कटा बाजा, कल तला कटा के गया तो आराम से चली। फिर कहीं कौन तो वैसे हम किरे आदमी को मार। क्या लग रहा है आपको? मर्डर करे था हमारे बच्चे। अरे भैया वो है ना, जो पहले से ही दुखी थी शुरू से, ऐसे शक करता था, भाइयों से रियल भाइयों से बात नहीं करने देता था और यूँ बोलता था तेरा तो बच्चा है ना जो तेरे भाइयों का है। मारता था, कूटता था, शुरू से हमसे भी बात नहीं करने देता था। खुद भाइयों के नंबर ब्लॉक करके रखवाता था। और मम्मियाँ मिलने आई थी एक दिन, जो मेरे को 2 मिनट मिल के और जाओ दीदी जाओ, मेरे को भगा दिया, मेरे से भी नहीं मिलने दिया उसको। और दहेज की गाड़ी मांगता था कि मैं नौकरी हूँ, तेरे बाप ने दहेज क्या दिया है, गाड़ी दूंगा मेरे को। इस चक्कर में मारता कूटता था और मर्डर किया है उसने। जगह जगह निशान हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है सारे। यहाँ तो कोई निशान नहीं है और यहाँ पेट पे लाते गुस्से, जांघों पे, पैरों पे, सब पे लाते गुस्से, निशान हो रहे जगह जगह। टोंक जिला मुख्यालय पर महिला की संदिग्ध हालातों में मौत को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एफएसएल और एमओयू टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटा लिए हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक महिला मनीषा की 6 महीने पहले टोंक में शादी हुई थी और दामाद कुलदीप नायक पुलिस में नौकरी करता है। नौकरी का धौंस दिखाकर वो बार बार लड़की के घर वालों से दहेज की मांग करता था। साथ ही मनीषा के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आई है। साथ ही महिला को उसके घर वालों से बात करने भी नहीं दिया जाता था और आखिरकार ससुराल वालों ने ही लड़की की हत्या कर दी। परिवार वालों के बयान के अनुसार मृतक महिला के शरीर पर कई चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंचे टोंक डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने कहा कि परिवार वाले जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
ये छावनी क्षेत्र के अंदर करोलियान मोहल्ला है। इसमें कोई मनीषा नाम की महिला है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई थी। इस पर हमारी थाने से टीम आ गई थी और हमने यहाँ मोबाइल FSL यूनिट और MIU टीम को बुला के मौके का निरीक्षण किया है। महिला के परिजन आ गए हैं। हम जैसी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। परिजन अभी तक क्या बता रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, अभी परिजन खुद भी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मौका देख रहे हैं। अभी उन्होंने इस तरह की कोई रिपोर्ट या अपना कोई ओपिनियन नहीं दी है। जैसी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल मौत के क्या दिक्कत है? अभी तो ये तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से इसकी मौत हुई है। हैंगिंग है या किस तरह का क्या मामला है? घर वालों का कहना ये है कि हैंगिंग की स्थिति है उस हिसाब से। 1 बजे के आसपास लड़की के पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बच्ची का कोई एक्सपायर हो गई, तो आप आओ। तो हम रात को ही, मैं और 10-20 गाँव वालों को भी फ़ोन किया हमने रात को ही। फिर हम 1-1:30 बजे के आसपास इकट्ठे होके फिर हम सुबह 2 बजे वहाँ से चल दिए। 4 बजे के आसपास हम यहाँ टोंक आ गए। टोंक आके जैसे स्थिति देखी, सबसे पूछताछ करी, तो उसमें ये लगा कि बच्चे की और बच्ची की अनबन चल रही थी लगभग रक्षाबंधन के पहले से। 30 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। फिर हमने आते ही यहाँ देखा तो बच्ची को तो नीचे के कमरे में सुला रखा था इन्होंने। फिर देखा तो उसके चोट के निशान भी आ रहे थे उसके, जैसे पेट में वगैरह में। फिर ये बोले कि इसने सुसाइड किया है। सुसाइड किया तो अलमारी के संदिग्ध वो रहा कि अलमारी का कुंदे से कि सुसाइड किया है, जबकि अलमारी के कुंदे में तो एक बच्चा ही नहीं लटक सकता। इतनी बड़ी, लगभग इसका वेट होगा 60-65 किलो। दूसरा मामला है जालौर से, जहां पर डिंपल कंवर नाम की महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। लड़की के पीहर वालों को पहली बार जब पुलिस ने महिला की मौत की सूचना दी तो उन्होंने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों का कहना है कि डिंपल को प्रताड़ित कर उसकी हत्या की गई है। ये मामला इसलिए भी संगीन दिखाई पड़ता है क्योंकि डिंपल 6 माह की गर्भवती थी। परिजनों का कहना है कि 2 महीने पहले डिंपल ने अपने पिता को फोन किया था और कहा था कि वो परेशान है और उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। पिता अपनी बेटी को घर बुलाना चाहते थे, लेकिन ससुराल वालों ने उसे नहीं आने दिया। 2 महीना पहले फोन आया तुम्हारे घर कि पापा मैंने मार कूट करे, दारू पिए, झगड़ा करे, और बाद में अभी फोन करवा दियो को नहीं वैसा हमारे पास। थोड़ा तारीख ने फोन आयो पुलिस थाना का, बच्ची ने मार दी है, सुसाइड कर दिया। तो आप जाके आए, मौके पर देख के आए? मैं मौका पर गया सर, और मोर हाथ मन बॉडी बताई ने पोस्टमार्टम की दो ने पुलिस वालों ने साहब ने कियो कि सहायता करो कियो सर। लड़की के माता पिता ने बताया कि मृतक महिला डिंपल के शरीर पर चोट के निशान थे। वो 6 महीने की गर्भवती थी, जिससे उसके आत्महत्या करने की संभावना कम नजर आती है। महिला के पिता और पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।